भारत माता की। दीक्षांत समारोह के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के रूप में, जिनके सानिध्य में, जिनके उपस्थिति में हमारे सभी बच्चों को, आज छात्र छात्राओं को आज ये पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल एवं दून विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और हमारे अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त अध्यापक बंधु एवं आज जिनके निमित्त बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आयोजित हो रहे इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि आगमन पर हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी के संघर्षमय जीवन का फलक अत्यंत व्यापक रहा है। यह आपकी प्रगतिशील चेतना ही थी जिसने इन भीषण संघर्षों की ज्वाला में तपाकर आपको विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की राष्ट्रपति होने का गरिमामय आसन प्रदान किया है। आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं और हमारी आस्था और ज्ञान की केंद्र बिंदु भी आप हैं। आपका जीवन संघर्ष के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी प्रेरणादायी मिसाल है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए आपका राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनकी आशाओं और उनके विश्वास की विजय है। और भारत के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति पर उसमें भी एक आशा, एक विश्वास, एक अपेक्षा जगाने का काम आपके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद हुआ है कि भारत के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी भारत के प्रथम हमारा दायित्व है, प्रथम जो पोस्ट है, उस पोस्ट पर आ सकता है। यह आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपका राष्ट्रपति बनना इतिहास की किताबों का वह सुनहरा पन्ना है जो संघर्षों से हार न मानने वाली और हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़कर जीत जाने की कहानी बयान करता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उनके विचारों को सुनकर जाना जा सकता है कि आखिर क्यों उनका व्यक्तित्व सागर से भी गहरा और हिमालय से भी ऊंचा है। आपका सरल स्वभाव, धैर्यशीलता, विनम्र आचरण हम सभी के लिए, आपकी सादगी, सरलता हम सब लोगों के लिए और खास तौर से हमारे इन नौनिहालों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही, जहां पाथेय का काम करेगा वहीं मार्गदर्शन का भी काम करेगा और प्रेरणा का भी काम करेगा। आपको विरासत में कुछ नहीं मिला। आप केवल और केवल हौसले और कड़ी मेहनत के बल पर एक गरीब जनजाति परिवार में जन्म लेने के बाद सार्वजनिक जीवन में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के शीर्ष पद तक पहुंची हैं। एक पार्षद के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में और राज्यपाल के रूप में आपने अनेकों ऐसे कामों को पूरा किया है, ऐसे कामों को अंजाम तक पहुंचाया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। भाइयों बहनों, चूंकि आज हम सभी लोगों ने माननीय राष्ट्रपति जी का ही पाथेय लेना है, राष्ट्रपति जी का ही मार्गदर्शन हम सबको मिलना है, मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रपति महोदया, हमारा जो राज्य है प्राचीन काल से ही धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और महान परंपरा का ध्वजवाहक रहा है। इसी कारण विश्व भर के
आस्थावान दार्शनिकों, जिज्ञासुओं और पर्यटकों का निरंतर आगमन हमारे राज्य में होता रहा है। मैं कह सकता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की समृद्ध विचारधारा का पुण्य स्रोत है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे राज्य जहां से चिपको जैसा आंदोलन प्रारंभ हुआ, प्रकृति की महत्ता को विश्व पटल पर पुनः रेखांकित किया और विश्व को गौरा देवी जैसी जुझारू महिला के व्यक्तित्व से परिचित होने का मौका भी हमारी भूमि ने दिया है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से ही ऋषियों के ज्ञान, तप और शिक्षा का उद्गम स्थल रहा है। इसी कारण उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थान भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में विद्या के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जब हम अपनी देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि इस अमृतमयी वेला में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण तन्मय होकर अपने आप को पूरा का पूरा हर प्रकार से संपूर्ण मनोयोग लगाकर झोंकने का समय है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। 2020 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा युवा पीढ़ी को कौशलपूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया था। और जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू करने का हमने पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। दून विश्वविद्यालय की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी प्रशासनिक हो जाती क्योंकि दून विश्वविद्यालय उत्तराखंड का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां विदेशी भाषाओं जैसे जापानी, फ्रेंच, जर्मन, चीन तथा स्पेनिश में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की भाषा एवं संस्कृति को समझने में मदद मिल रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सर्जित हो रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए भी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दून विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखंड की लोक भाषाओं, बोलियों, साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं शोध के कार्य हेतु डॉक्टर नित्यानंद जी हिमालय शोध संस्थान केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह शोध केंद्र प्रदेश की भाषाओं, साहित्य, संरक्षण, संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों पर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई हैं। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्हें आज उपाधियां प्रदान की गई हैं। साथ ही उन मेधावी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त होने के कारण प्रशस्ति पत्र एवं स्वर्ण पदक से उनको सम्मानित किया गया है। यह उत्तराखंड एवं दून विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति महोदया ने अपना आशीर्वाद देने वो हमारे बीच में। इससे न केवल दून विश्वविद्यालय बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड का, संपूर्ण शिक्षा जगत में अपने आप को गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब आपसे एक अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूर्ण होने के उपरांत आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें, आपके कंधों पर अपने सपनों को पूरा करने तथा समाज निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अवश्य ही सफल होंगे। मैं इस अवसर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, कोई व्यवधान आए, परेशानियां आए, आप हमारी राष्ट्रपति महोदय के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उन परेशानियों को पूरी दृढ़ता से सामना करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जीवन के इस समर में अवश्य ही विजयश्री प्राप्त होगी। अंत में पुनः आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और राष्ट्रपति महोदया का पुनः एक बार देवभूमि आगमन पर उनका आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इसरो के पूर्व चेयरमैन
पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, दून विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मेरे सबको बहुत बहुत स्नेही छात्र छात्राओं को आशीर्वाद और प्यार भरा, सभी को प्यार भरा नमस्कार। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वाहिका और जीवनदायिनी गंगा और जमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड को मैं सादर नमन करती हूँ। मुझे आज दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभव में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो गया है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ, जो आपकी सफलता में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और इसमें सक्रिय सहयोग करने वाले सभी लोगों की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। आज आप सबने 8 विभागों से अध्ययन अध्यापन की परंपरा स्थापित कर ली है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मानकों पर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाया गया। मेरा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्यों को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय 21 सदी के चुनौतियों के लिए युवाओं को सक्षम बनाने हेतु और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। मुझे ये भी बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को और 5 विदेशी भाषाएं चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में 3 स्थानीय भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। इस विद्यालय द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना ही हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का सराहनीय प्रयास है। हमारी लोक भाषाएं हमारी संस्कृति की अमूर्त धरोहर है। ये विश्वविद्यालय का अनूठा प्रयास है और उसे आगे बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मैं ये उपयोगी कदम मानती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि हम अपने देश को अगले 25 वर्षों के अमृत काल में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा शक्ति का सहयोग अधिक
महत्वपूर्ण होगा। बेबियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि एनटीपीसी के सहयोग से विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी चेयर स्थापित की गई है, जो राज्यों के विकास के लिए नीति निर्माण और क्षमता विकास के लिए समर्पित है। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य के भौगोलिक, इकोलॉजिकल, आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न विषयों में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इन प्रयासों के लिए आपके विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान, भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान तथा गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय विद्यमान है, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। मेरा विश्वास है कि डून विश्वविद्यालय भी इन संस्थानों की तरह ख्याति प्राप्त करेगी। मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने की बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के सहयोग से एक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इससे राज्य की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सहज उपलब्ध होगी और डेमोग्राफिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारी बेटियां जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण ये है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में 36 गोल्ड मेडलिस्ट से 23 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जबकि 16 शोधार्थियों में से 8 बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। इससे ये सिद्ध होती है कि आपके संस्थान में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका संस्थान प्रतिबद्ध है। मैं आशा करती हूं कि इस प्रतिबद्धता को आप बनाए रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए 3 तकनीकी स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ डिजाइन और स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो हमारी बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगी, तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया और अधिक बल मिलेगा। इस 29 नवंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला। उस समारोह में ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए। इस तरह की प्रगति से हमारी बेटियों को स्टेम के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर कैरियर बनने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज उपाधि और पदक प्राप्त करने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस कार्य को बहुत निष्ठा से और सर्वोत्तम रूप से करें
तभी आपकी शिक्षा कारगर और सार्थक होगी और आप अपने ज्ञान से समाज और देश को लाभान्वित कर सकेंगे। साथ ही आप सब मानवीय मूल्यों के ध्वज वाहक भी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक विशेष युग से गुजर रहे हैं, जो निरंतर और तेजी से हो रही बदलाव का ये समय है। इस दौर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की और आपके समर्पण की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप आने वाले समय में इस राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे। मैं आज खुश हूं। मैं जो छोटी थी, हमको पढ़ाया जाता था मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। में जिसका ममता नहीं, उनको हम जब ज्ञानी कहेंगे तो अज्ञान किसको कहेंगे। इसलिए सदा सर्वदा मातृभूमि, मातृभाषा और माँ। इसलिए मैं आज खुश हूं। आपने किताबी भाषा के साथ साथ यहाँ के ओरिजिनल भाषा, यहाँ के लोकल लैंग्वेज को भी अब यहाँ सिखाया जाता है। कहा जाता है माँ जैसे भी हो, दूसरे के दृष्टि में माँ गरीब हो, देखने में जैसे भी हो, माँ माँ होती है। मातृभाषा लोगों के नजर में कैसे भी हो, मातृभाषा अपना होती है। दुनिया के जितने भी भाषा है, सीखने में कोई वार नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन अपना भाषा अपने घरों में, अपने समाज में उसको यूज करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। नहीं तो हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान खो जाएगा। इसीलिए मातृभाषा को बोलना और मातृभूमि को श्रद्धा करना, मातृभूमि के लिए जीवन तो देना, जिंदगी तो देना, और मातृभाषा को, माँ को प्यार करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसी से ही हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का पहचान, हम लोगों का अस्मिता रहती है। पढ़ाई जितना भी हो, अब जो भी बन जाए, आप कल ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, लेकिन आप अपना जमीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तो आज विदेशों ने इतने दिन हम लोगों को शासन किया, लेकिन आज भी भारत जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भारत को आज सभी देख रहा है। क्यों? भारत के लोगों का भारत के प्रति, ये जमीन के प्रति, और भारत में विविधता में जो एकता, वसुधैव कुटुंबकम जो भावना, उसी के लिए हम लोगों को बांध कर रखती है। इसलिए मैं सबके वही मैं आशा करूंगी आपके लिए कि आप आगे जाकर जो भी बने, लेकिन भारतीयता को बनाए रखें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंच पर विराजमान कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं। हम मांगते हैं, वो देते जाते हैं। उनके खजाने में कभी भी देश के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहती।
ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमान नितिन गडकरी जी, फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए। आदरणीय गोपाल जी, मेरे सांसद साथीगण, जनार्दन जी, रीति पाठक जी, अजय जी, गणेश जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां से नागेंद्र सिंह जी, भाई राजेंद्र शुक्ला जी, राम खिलावन पटेल जी मेरे मंत्रिमंडल के साथी, बिसाऊलाल सिंह जी मेरे सभी विधायक साथी, क्योंकि समय की सीमा है, राजमणि जी, सारे विधायक साथीगण, यहां उपस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारीगण, बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन विंध्य की धरती के लिए सचमुच में ऐतिहासिक दिन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। अभी टनल में गए हो कि नहीं गए? अभी नहीं गए? अब जरा ढंग से जाके देखना कैसी टनल है ये, अपने आप में अद्भुत है सचमुच में। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के, कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में, गड्ढे कम सड़कें ज्यादा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे, सागर से कितने घंटे में आ गए यहां? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बता, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और यह कार्यक्रम आज केवल रीवा या गूड़ का नहीं है, सीधी, सतना, रीवा, तीनों संसदीय क्षेत्र का है। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे, मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे खड़े रह गए। अब भोपाल और इंदौर 1 रुपया जाता है और रीवा 1.25 रुपया आता है। चारों तरफ आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ जो देख रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। यह शानदार आपने देखा सोलर पार्क। अब तो गडकरी जी दिल्ली की मेट्रो रेल भी गूड़ और रीवा के सोलर पार्क से चलती है। यहां के पैनल दिल्ली की मेट्रो चला रहे हैं। आप बाणसागर के पानी के बारे में कोई कल्पना करता था? रीवा में एक फसल मुश्किल से होती थी। सिंचित इलाका कितना था? आज कहते हुए गर्व है, अब अपना रीवा, अपना विंध्य बदल चुका है। मैं गडकरी जी को बता रहा था, कृषि की स्थिति मेरे बहनों और भाइयों, पहले कृषि विकास दर थी 3%, इस साल है 15.80%। पहले यहां कुल अन्न का उत्पादन होता था, रीवा जिले का बता रहा हूं, 2,43,930 मैट्रिक टन, और इस साल हुआ 13,78,932 मैट्रिक टन। और आज मैं फिर वचन देता हूं आपको कि विंध्य की धरा की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना विंध्य बदल रहा है, अपना रीवा बदल रहा है, अपना ये क्षेत्र बदल रहा है। एक एक उपलब्धि बताने का मेरे पास समय नहीं है, कभी फिर आऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा। आज जिन सड़कों का जाल बिछा है उनके बारे में भी मैं विस्तार से नहीं कहूंगा।
लेकिन आज सड़क के मामले में, सिंचाई के मामले में, पावर प्लांट के मामले में आज आप बताओ, ईमानदारी से बताना, जैसा काम अभी हुआ है वैसा पहले हुआ था क्या? जोर से बताओ, हुआ था क्या? और आज फिर कह रहे हैं तेजी से अभी तो और काम होने। आज गोपाल भार्गव जी ने अनेकों मांगे फिर से माननीय गडकरी जी के सामने रखी है। मैं भी उनसे निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव मध्य प्रदेश पर बरसता है और गडकरी जी की कृपा दृष्टि सदैव हम पर रहती है। आदरणीय गडकरी जी 2022-23 में वार्षिक योजना के लिए 4,935 करोड़ रुपया 605 किलोमीटर के लिए हमने मांगे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। जरा ताली बजा के आप भी मेरा समर्थन करो। 23-24 की वार्षिक योजना के लिए माननीय गडकरी जी 9 कामों का चयन किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी तत्काल हम भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इसको भी आप जल्दी अनुमोदित करने की कृपा करें। 358 किलोमीटर लंबाई के 10 मार्गों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए भी 220 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने भेजे हैं, उनको भी आप स्वीकृति दे दें। अरे आप भी ताली बजा दें। CRIF योजना के लिए 28 काम 597 किलोमीटर के 2,397 करोड़ रुपए के हमने आपको भेजे हैं। गडकरी जी वो भी स्वीकृत कर दें। एक बार ताली तो बजाओ भाई जोर से। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 13 फ्लाईओवर हमने मांगे हैं 733 करोड़ रुपया के, वो भी स्वीकृत करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अनेकों प्रयास खुद भी किए जा रहे हैं। मैं गडकरी जी से भी मांग रहा हूं और आपको एक बात और कह रहा हूं, प्रदेश की लगभग 7,300 किलोमीटर के नवीनीकरण और सुधार के लिए हमने योजना बनाई है 1,700 करोड़ रुपए की राशि से, और अगले साल तक इसको पूरा करके आपको दे देंगे। ऐसे ही 7,039 किलोमीटर का 29 किलोमीटर के मजबूतीकरण का 3,057 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है, उससे हम काम करेंगे। एक बात और, नगर निगम जो 4 लेन से जुड़े हुए हैं, अब हमारा लक्ष्य है कि नगर पालिकाओं को भी 2 लेन सड़कों से मध्य प्रदेश की जोड़ दिया जाएगा। मैं एक बार फिर माननीय गडकरी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। जब यहां आया तो गुड़ और गोविंदगढ़ दोनों के, गुड़ और हमारे गोविंदगढ़ दोनों नगर पंचायत के मित्रों ने अपने ज्ञापन दिए। मैं अभी अमृत योजना 2 के तहत गुड़ को भी और गोविंदगढ़ दोनों को मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करता हूं। और भी जो काम होंगे, एक तालाब की मांग आई वो भी 80 लाख का बनाएंगे, पार्क की मांग आई वो भी कर देंगे। चिंता काहे को करते हो नागिन सिंह जी? अरे हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कसर थोड़ी छोड़ते हैं। अपना खजाना खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा है। गडकरी जी, अंत में केवल एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रीवा रेवा से ही बना है। रेवा मतलब नर्मदा मैया। एक इच्छा और है गडकरी जी, थोड़ा काम आप करें, थोड़ा काम मैं करूं। नर्मदा परिक्रमा पथ अमरकंटक से लगा के और गुजरात की सीमा तक बीच बीच में शानदार मार्ग आपने बनाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम किया है। अब अगर कुछ काम और हो जाए तो परफेक्ट नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, क्योंकि नर्मदा मैया की लोग बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। ये धार्मिक परिक्रमा पथ बन जाएगा। नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा, सागर टोला, डिंडोरी, सहपुरा, कुंडम होकर
जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आप जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेली बाड़ी अब्दुल्लागंज बुदली तक 4 लेन सड़क हमारी ये पूरी बन जाए, जिस पे काम चल रहा है। और उसके बाद बुधनी सीहोर से नसपलागंज तक 2 लेन एक सड़क का निर्माण और हो जाए। वहां से नसपलागंज से देवास जिले तक एक और डीपीआर बन गया संदलपुर का, इसको भी अगर हम तेजी से पूरा कर दें, और वैसे ही संदलपुर कंडौद होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम भी मार्च 23 तक अवार्ड हो जाएगा। इंदौर से झाबुआ दाहोद और बड़ोदरा और यहां से बड़ौदा तक, इसको जो गैप्स हैं इसको फिल हम कर दें। मध्य प्रदेश सरकार परिक्रमा वासियों के लिए जगह जगह रहने के स्थान, विश्राम के स्थान, पूजा के स्थान और सदाव्रत की व्यवस्था पूरी कर देगी। तो एक सुंदर और धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, जो परिक्रमा वासियों के काम आएगा। आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, बनना चाहिए कि नहीं? आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, माननीय मंत्री गोपाल जी, माननीय मंत्री विश्वाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित विशेष रूप से हमारे सांसद जनार्दन मिश्र जी, रीति पाठक जी, हमारे गणेश सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, राज्यसभा के सभी सांसदगण, सभी सम्मान्य अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनेल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चोरहट टनेल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनेल में काफ़ी बड़ी विशेषता है, और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। इस टनेल में 300 मीटर के बाद एक टनेल से दूसरे टनेल जाने के लिए रोड बनाया गया है। अगर टनेल में कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत इस प्रकार के रोड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन है, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर आईटी के लिए वो भी उसका हुआ है। इसमें LHDS सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, और मेरा विश्वास है कैमरे लगे हुए हैं। और भारत का सबसे पहला एक्वाडक्ट, ये यहाँ जिसमें नीचे में टनल है और ऊपर में बांड सागर का नहर है, और उसके ऊपर जो पहले सड़क थी वो भी बनी हुई है। ये देश में पहली बार हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस टनल के निर्माण के लिए जिन इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, जिनका मैं सत्कार भी करने वाला हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विंध्य क्षेत्र में विशेष रूप से शिवराज जी ने अपने विकास के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने अभी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्र में अगर 1 रुपए मिलेगा तो विंध्य क्षेत्र को 1.25 रुपए मिलेगा। और उन्हीं की इस बात को भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी विंध्य क्षेत्र की परियोजना को प्रायोरिटी दी है। सतना से मेहर हमने ग्रीनफील्ड मार्ग जो है, जो विंध्य क्षेत्र में मेहर और चित्रकूट जैसे 2 धार्मिक स्थलों के बीच में है। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है और मेहर में माता शारदा का मंदिर है। जो श्रद्धालु चित्रकूट में कामतानाथ नाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं, वह माता शारदा के दर्शन के लिए मेहर अवश्य जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
सतना से मेहर तक 40 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग निर्माण हो रहा है और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि यह काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। चित्रकूट से मेहर के लिए 1 घंटे 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे और सतना से मेहर केवल 20 मिनट में पहुंचेंगे और इसमें इटोरा, कोठार से बांदी, मोहार तक 5 किलोमीटर बाईपास भी बना रहे हैं। कलवारी से शिरमौर तक, रेवा जिले में कलवारी से शिरमौर तक 140 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और यह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सिरमौर से डभौरा तक 152 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का भी डीपीआर का काम शुरू हो जाएगा। यह भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चितरंगी से सिंगरौली तक, सीधी जिले में बगदरा, चितरंगी, सिंगरौली तक 450 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम मई 2023 तक अवार्ड कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उमरिया से शहडोल तक 512 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण का काम मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा और इसी मार्ग में 4 आरओबी का निर्माण है जो दिसंबर 2023 में हो जाएगा। अमर फाटक, पठारी पाठक, मरछा पाठक और पाली शहर, ये 4 आरओबी के नाम हैं। इसके अलावा 2 बाईपास भी बना रहे हैं, पाली बाईपास और शहडोल बाईपास शहर के बाहर, जिसके कारण भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शहडोल से सागरटोला 486 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर की 2 लेन पेव शोल्डर का काम 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। सागरटोला से कबीर चबूतरा अमरकंटक तक 350 करोड़ की लागत से 86 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग का निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग बनने से नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तक आना जाना आसान हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौफेर प्रगति कर रहा है। मैं अभी उनको कह रहा था कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो उस समय के यूपीए सरकार ने लगातार 3 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए उनको पहला पुरस्कार लगातार दिया है। और आज जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं, जो सिंचाई के कारण यहाँ के कृषि उपज का उत्पादन जो बढ़ा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और इस बात के लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और जब एग्रीकल्चर ग्रोथ जब होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए और इंडस्ट्री अगर बढ़नी चाहिए तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसीलिए मध्य प्रदेश को हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप जा सकेंगे। यह हाईवे का लगभग निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 1382 किलोमीटर, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है। यह हाईवे जो है यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा और करीब 245 किलोमीटर 20,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे मध्य प्रदेश में लगभग बन चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ शिवराज जी का एक सपना था कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, जिसको अटल प्रगति हाईवे उन्होंने नाम दिया है, इसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे और 15,000 करोड़ का ये अटल प्रोग्रेस वे 415 किलोमीटर का होगा और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई 306 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 37 किलोमीटर राजस्थान में और 306 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 37 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 72 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा राजस्थान में जाकर दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलेगा और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के लोग डायरेक्ट मुंबई के लिए
12 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत उपयोग होगा। मुझे विश्वास है इसी चंबल एक्सप्रेसवे में इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा और वहीं कोटा में या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर से हैदराबाद एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे जो 687 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल है 15,000 करोड़ का। इसका भी निर्माण का लक्ष्य 2024 रखा गया है। इंदौर से हैदराबाद भी हाईवे निश्चित रूप से औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहनों और भाइयों, उज्जैन से गरोठ एक ग्रीनफील्ड हाईवे भी हम बना रहे हैं जो 2700 करोड़ का 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो उज्जैन, देवास, इंदौर और गरोठ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसका काम 3 पैकेज में होगा और ये भी काम की जल्दी शुरुआत हो रही है। मेरा विश्वास है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस हाईवे के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आप बनाने में आगे आइए, हमारे तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे। आगरा से ग्वालियर ये भी ग्रीनफील्ड हाईवे हम बना रहे हैं जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर और आगरा विभाग से आकर बहुत अच्छा हाईवे बनेगा, जो शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान, रजखेड़ा से मुरैना जिले से अंबा होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। मेरा विश्वास है कि इस हाईवे बनाने के कारण 4 लेन आगरा ग्वालियर पुराने मार्ग की भी हम मरम्मत करने वाले हैं और इसके लिए निश्चित रूप से दोनों हाईवे बनने से काफ़ी अच्छा विकास होगा। रीवा में हमारी यहाँ रीति पाठक जी उपस्थित है। मेरे कार्यकाल में एक रोड के बारे में मुझे बड़ा दुख है कि जो सिंधी सिंगरौली, इसके लिए बार बार बहुत मीटिंगें हुई। मेरे आज तक के मंत्री पद के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मीटिंग अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए तो यही प्रोजेक्ट है, पर 4 दिन पहले ये मीटिंग हो गई। इसके सभी पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हमने हटा दिया है और ये रोड जल्दी पूरा होगा। अगले साल दिसंबर एंड तक इसको पूरा करने की कोशिश होगी और अब इसका काम जोरों से शुरू हुआ है, ऐसा मैं विश्वास रीति जी को देना चाहता हूँ। रेवा से सीधी का मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण, चूरट टनल बनने के बाद अब रीवा सीधी मार्ग 4 लेन जरूरी है और ये भी 51 किलोमीटर 4 लेन करने की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीति पाठक जी और राजेंद्र शुक्ला जी रीवी सीधी मार्ग 4 लेन बनाने की मांग को अनेक दिनों से मेरे पीछे पड़े, उनकी मांग पूरी हुई, इस बात का मुझे खुशी है। इसी मार्ग का डीपीआर बनाकर 2023 में 4 लेन चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। रेवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। रेवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का हमने निर्णय किया है। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मार्ग के लिए जनवरी 2023 में टेंडर हो जाएगा और जुलाई 2023 तक इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। इस बाईपास के चौड़ीकरण से सतना से चोरठ होकर प्रयागराज, वाराणसी की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। विंध्य क्षेत्र में काफ़ी काम हम कर रहे हैं। रीवा मिसिंग लिंक रोड 200 करोड़ का 13 किलोमीटर का मिसिंग लिंक रोड है। इस कार्य की जो गति बहुत कंपनी धीमी है, कंपनी को भी हमने नोटिस दिया है, ये भी काम अब जल्दी हो जाएगा, नहीं तो उसको टर्मिनेट करने के बारे में भी मैंने सूचना दी है। सीधी से सिगरौली तक जिसका मैंने उल्लेख किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जल्दी ही काम जोरों से शुरू हो जाएगा, ये मैं विश्वास देता हूँ। मंगलवार 7 दिसंबर को मैंने इसमें जितनी समस्याएं थी उसको सबको सुलझा दिया है। विशेष रूप से शिवराज जी ने जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग के बारे में कहा है, मैं उन बातों को दोहराता नहीं हूं, पर नर्मदा हमारे लिए सबके लिए आस्था का विषय है और इसलिए मैं शिवराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा से सागरटोला, डिडौरी, शाहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा।
और जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेलीवाड़ी अब्दुल्लागंज से सीहोर जिले के बुधनी तक 4 लेन सड़क बन गई है। इसके बीचे में जो मिसिंग लिंक होगी, आप इसका अध्ययन करके आइए। मैं निश्चित रूप से वो सब कामों को पूरा कर दूंगा। बुधनी से सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तक 2 लेन प्योर शोल्डर सड़क निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में प्रारंभ हो जाएगा। नसरुल्लागंज से देवास जिले तक संदलपुर तक 2 लेन प्योर शोल्डर के मार्ग का डीपीआर 2023 दिसंबर तक बन जाएगा। संदलपुर से कन्नौज होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम मार्च 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। और इंदौर से झाबुआ दाहोद होकर बड़ोदरा का तक 4 लेन सड़क बन गई है। इन मार्गों के निर्माण से सड़क के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा जो है वो और सुगम हो जाएगी। आप इसके साथ बैठकर आपके राज्य शासन में हमारे नर्मदा भक्तों के लिए कैसी सुविधा मिल सकती है, इसकी योजना बनाइए। रोड की मिसिंग लिंक जहां भी होगी वो मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से उसमें पूरा करूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि हम अमृत सरोवर बना रहे हैं। पानी की समस्या गंभीर है। मैं अक्सर कहता हूं कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि हमने अमृतसर योजनाओं के तहत 32 तालाबों का निर्माण और गहरीकरण कराया मध्य प्रदेश में। इससे किसानों के सिंचाई में फायदा होगा। रीवा जिले में 4 सरोवर का निर्माण हुआ है। हुजूर तहसील में उमरा गांव में इटोरा सरोवर, हनुमना तहसील में धर्मपुरा गांव में कुड़िया सरोवर, सेमरिया तहसील में टिकरू में सरोवर, और रायचूर करचुलियान तहसील में नांदिया में ये बहुत अच्छे अमृत सरोवर जो बने हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबलपुर में 17 अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। छतरपुर, कटनी, सागर, बालाघाट अनेक जगह पर ये बने हुए हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत उपयोग होगा। सीआरएफ में जो पैसे आज जितने प्रस्ताव भेजे, मैं सोमवार को दिल्ली में जाऊंगा और उस पर साइन करके ये पूरे प्रस्ताव आपको मंजूर कर दूंगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं रेलवे ओवरब्रिज के बारे में भी आपने 13 प्रस्ताव भेजे हैं। मैंने 13 के बजाय 21 ओवरब्रिजेस मंजूर करके प्रस्ताव पर साइन कर दिया है, क्योंकि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी उसमें प्रस्ताव है, यहाँ बैठे हुए लोगों के भी आरोपी है, वो भी मैंने मंजूर कर दिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मध्य प्रदेश में आते हुए यहाँ मध्य प्रदेश का जो चौफेर विकास हो रहा है वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एक समय बीमारू राज्य के रूप में इसका उल्लेख किया जाता था, पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने में जो मोदी जी का है, उसमें शिवराज जी के नेतृत्व में पहले 3-4 विकसनशील राज्यों में मध्य प्रदेश आएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं श्रीमती रीति पाठक जी ने मुझे जो बताए थे कि मोहनिया घाट क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का कार्य जो काम करने का है, उसमें 8.5 किलोमीटर रिपेयर करना है, वह 1 टाइम डेवलपमेंट में उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। सीधी से मऊगंज तक कटरा प्रयागराज 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया, उन्होंने लिखा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा अध्ययन करूंगा। बीछे नदी पे सोन नदी पर पुल एवं सिगरौली से बीछी नदी होते हुए लखनऊ तक राजमार्ग, इसके लिए भी मैं निश्चित रूप से उनको कहूँगा कि इसका भी हम लोग जरूर विचार करेंगे और इसका भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे गणेश सिंह जी ने बताया, सतना शहर में उन्होंने एलिवेटेड रोड की मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। जो कृपालपुर से पन्ना रोड से पतेरी तक आगे तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दमोह से सतना, सेमरिया, सिरमौर होकर शंकरगढ़ तक सड़क बनाई जाएगी और इसे भारत माता फेज 2 में शामिल किया जाएगा, ऐसा मैं उनको बताता हूँ। दमोह से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। उन्होंने NH30 में सर्विस रोड बनाने के संबंध में मांग की है। मैं इतना ही उनको कहूँगा कि सतना जिला प्रशासन से भूमि अधिकृत करा दो
मैं 7.5 किलोमीटर सर्विस रोड को मैंने डिस्कोप कर दिया था, पर मैं फिर आपके कहने पर वो काम पूरा करूंगा, पर आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जनार्दन मिश्र जी ने मेरे पास मांग की थी ढेका तिराहे पर प्रस्तावित ओवरब्रिज की स्वीकृति, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। NH 30 पर चाकघाट नगर पंचायत की बखेड़ी चौराहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग उन्होंने की थी, उस भी प्रस्ताव को मैं मंजूर कर रहा हूं और विकलांग के लिए यहां लिफ्ट बनाने की भी व्यवस्था करने के आदेश दे रहा हूं। पिपराई जड़कर ट्राइबल एरिया में सड़क निर्माण के बाबत और रीवा सिरमौरा डबोरा NH 135B पर सड़क निर्माण के बाबत इस प्रस्ताव का मैं दिल्ली जाकर जरूर अध्ययन करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आने का मौका मुझे मिला। पहली बार मैं यहां आया हूं और आज आने के बाद बहुत सुंदर टनेल देखने का एक सौभाग्य मुझे मिला। ये देश सुखी बन रहा है, समृद्ध बन रहा है, संपन्न बन रहा है, दुनिया के नंबर 1 की आर्थिक ताकत बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं। बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बनेगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान होगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश वो 3-4 विकसनशील राज्यों में आगे आएगा और शिवराज जी के नेतृत्व में गांव गरीब मजदूर किसान की प्रगति होते हुए मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में देश में प्रथम क्रमांक पर जो आज है ऐसा ही रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको, शिवराज जी को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को और सभी मंत्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोर से कहिए भारत माता की